अस्सलाम गाइस। तो चैप्टर 1 केमिस्ट्री का दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट ही आसान है एक्सेप्ट कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। बाकी ये सब्जेक्ट ओला है उसका सबसे आसान तरीन सब्जेक्ट है। और स्टार्टिंग में चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 ये बिल्कुल बेसिक्स हैं एक तो। और अगर आप लोगों को इन पे ग्रास्प आ जाता है तो केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला चैप्टर इस जस्ट बेसिक रिवीजन ऑफ जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, सही है। जो केमिस्ट्री वगैरह साइंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से उसी को कवर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब पहला चैप्टर पार्टिकल्स का है। हमें पता है एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सही है। एक मिनट दो ज़रा। हाँ जी, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये हम सबको पता है। अच्छा अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं दे मूव रैंडमली, स्पेशली इन गैसेस और लिक्विड्स में, सही है। सॉलिड में फिक्स पोजीशन में होते हैं तो हम सॉलिड्स को कंसिडर नहीं करते हैं, बट उसके अलावा जो गैसेस में पर्टिकुलरली होता है कि पार्टिकल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। जहाँ भी एकदम रैंडम मूवमेंट होता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा पार्टिकल कहाँ जाके अब टकराएगा और कहाँ से रीबाउंड होके वापस आएगा। तो ये रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन बोला जाता है, सही है। अच्छा पार्टिकल्स का जो मोशन होता है ना वो हमेशा जिगजैग होता है, कर्व्स और कर्ल्स नहीं होते। ब्राउनियन मोशन जैसे अगर मैं ये बनाऊं और यहाँ पे ऐसे सवाल आएंगे आपके पास, वो बोलेंगे ड्रॉ द ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल शो करो कि ब्राउनियन मोशन कैसे होता है। तो सिंपल सा काम है, आप एक पार्टिकल बनाओगे और जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर दोगे, सही है। अब वो कैसे भी बस जिगजैग हो, बहुत गंदी भी हो बट जिगजैग हो। यहाँ पे ये देखो एक सवाल दिया हुआ है, अ पोलन ग्रेन इज इन अ बीकर ऑफ अ स्टिल वाटर इज व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप विच डायग्राम शोज द मोस्ट लाइकली मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखो ये बहुत अजीब सा डायग्राम है बट फोकस करो, इस पर कोई भी कर्व्स नहीं है, कोई भी कर्व्स नहीं है, कोई भी राउंड मोशन नहीं है, सही है। यहाँ पे जिगजैग मोशन, यहाँ पे भी कर्व्स नहीं है, कर्व्स नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राउंड मोशन है, राउंड मोशन नहीं है सॉरी, यहाँ पे जिगजैग मोशन भी नहीं है। कर्व्स नहीं है, कर्व्स नहीं है तो जिगजैग मोशन भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सर्कुलर वेव टाइप में है तो वेव टाइप मोशन तो होता नहीं है, और इसका सर्कुलर मोशन है तो ये भी सिरे से नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ होती है डिफ्यूजन। ये होती है सॉलिड्स में तो नहीं होती अकर डिफ्यूजन, लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन आकर होती है, सही है। लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है, क्योंकि रैंडम मोशन, डिफ्यूजन होता है क्या, पहले तो ये पढ़ते हैं। डिफ्यूजन अगर इसके सिंपल से एग्जांपल मैं दूं कि अगर एक रूम है, रूम में पार्टिकल्स है, सही है, और यहाँ पे ये एयर पार्टिकल्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे किसी ने वो स्प्रे किया, क्या कहते हैं, परफ्यूम स्प्रे किया यहाँ पे, सही है। अब परफ्यूम, और आप इस कॉर्नर में खड़े हुए हो, सही है, इस कॉर्नर पे आप खड़े हुए हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टाइम बाद ये परफ्यूम की स्मेल आपको भी आएगी, इवन दो आप यहाँ नहीं आए, ना कि परफ्यूम की जो बॉटल है वो आपके पास आई है, फिर भी इसके बाद आपको खुशबू आएगी। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्पेशल सेंट होती है ना, स्मेल होती है उनकी। फिर क्या होता है कि क्योंकि ये यहाँ पे इस कॉर्नर ऑफ द रूम में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो आराम आराम से दे गेट इवनली डिफ्यूज। अब जब इवन डिफ्यूजन होती है ना, तो इवन डिफ्यूजन, इस इवन डिफ्यूजन को ही बेसिकली डिफ्यूजन बोलते हैं, इवन स्प्रेड आउट को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, फिर वो यहाँ पे ट्रैवल किया, एयर पार्टिकल्स में इवनली स्प्रेड आउट हो गए टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, सही है, सिंपल है डिफ्यूजन। और हाँ, डिफ्यूजन खाली और खाली लिक्विड्स और गैसेस में अगर होती है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कैसे दी जाती है, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पेंट की, तो ये देखो ये पानी के पार्टिकल्स हो गए, ये पानी के पार्टिकल्स हो गए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑरेंज पेंट या पिंक पेंट डाल दिया, चलो अब मैंने यहाँ पिंक पेंट डाला तो ये यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गए। अब जब ये कॉन्सेंट्रेट हो गए ना तो कुछ देर बाद क्या होगा, अब वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। और आप देखोगे फिर कि ये अगर आपका इनिशियली, तो ये डायग्राम मैंने बनाई हुई थी, और ये अब आपकी फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि इवन डिफ्यूजन हो गई, आपके पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो गए। अब जो पिंक कलर के पार्टिकल्स थे वो पूरे वाटर में मिक्स हो गए, तो आपका पूरा सोल्यूशन जो है वो अब पिंक कलर का हो जाएगा, सही है। इसको केमिकल एग्जाम्पल्स कैसे दी जाती है कि एक ये है, अब तो अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोगों को जो केमिकल्स के नाम है उनसे आप इतने फेमिलियर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ये एक पोटेशियम मैग्नेट है, ये नाम याद कर लो, ये बहुत दफ़ा आएगा केमिस्ट्री में। ये क्रिस्टल्स होते हैं पिंक पर्पल कलर के, सही है, बहुत दफ़ा आएगा, पोटेशियम मैग्नेट,
पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ये सब बहुत आएगा, एक ही चीज़ है। और ये पार्टिकल्स तो नहीं, ये केमिकल होता है पिंक पर्पल कलर का, सही है। इसको क्या किया इन्होंने कि इसका सॉलिड जो था वो इसी तरीके से पानी के सॉल्यूशन में रख दिया और कुछ टाइम बाद रहने दिया, हिलाया नहीं। स्टिर करोगे तो फिर वो आप कर रहे हो, सही है। तो यू आर बेसिकली स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और अभी हम वो नहीं कर रहे हैं कि व्हाट स्पीड्स अप एंड व्हाट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हम बस डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, वेरी बेसिक्स। तो यहाँ पे आप रहने दोगे तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, ये बच्चों वाली चीज़ें हम सबको पता है बचपन से। फिर इसके बाद 2 गैस जार्स लिए थे, ये एक गैस जार है, ये एक गैस जार है, सही है। इसमें ब्रोमीन थी, इसमें एयर था। ब्रोमीन गैस का कलर होता है ऑरेंज ब्राउन कलर की, Br2 होता है एक, तो Br2 ऑरेंज ब्राउन गैस होती है, सही है, ऑरेंज ब्राउन गैस होती है ये। इसके बाद हमने क्या किया, और इसको सेपरेट किया हुआ है हमने कार्ड से, कार्डबोर्ड पीस ऑफ पेपर से बेसिकली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ये फ़ौरन हटा दिया और ये दोनों जो गैस जार्स थे वो अब दोनों मिल गए। अब जब वो मिल गए तो ये ब्रोमीन गैस जो है ये एयर में डिफ्यूज़ हो गई और पूरे जो गैस का कलर है, अब ये मिक्सचर ऑफ एयर एंड ब्रोमीन है, बट क्योंकि ब्रोमीन का कलर होता है और एयर का कलर नहीं होता, तो ब्रोमीन का कलर ही आपको खाली नज़र आएगा पूरे उसमें, सही। अब आते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो हमें पता है कि डिफ्यूजन खाली किस गैसेस और सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड्स में होता है, गैसेस और लिक्विड्स में होता है, सॉलिड्स में नहीं होता, ठीक है। और डिफ्यूजन सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर देखो ना, सॉलिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब सॉलिड के स्ट्रक्चर पे आप कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते ना, इसके बीच में पार्टिकल्स तो बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने उन्होंने इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो हिल भी नहीं पाते, तो बीच में पार्टिकल्स आना तो इम्पॉसिबल है ना। अच्छा, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला होता है मास ऑफ पार्टिकल्स, सही है। मास ऑफ पार्टिकल्स आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर मैं हाइड्रोजन पार्टिकल लेती हूँ और ब्रोमीन पार्टिकल लेती हूँ, ये अगर हाइड्रोजन पार्टिकल हो गया, हाइड्रोजन पार्टिकल वैसे ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। ये अगर हाइड्रोजन का पार्टिकल हो गया और ये ब्रोमीन का पार्टिकल हो गया। अब इवन दो मैंने ऐसे सेम आप बना दिया है साइज़ में, बट होते साइज़ में ये सेम नहीं है। हाइड्रोजन पार्टिकल छोटे होते हैं और ब्रोमीन पार्टिकल बड़े होते हैं। इनका मास कैसे मेजर करना है, इनका मास कितना होता है, क्या होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम मोल्स के चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना आप ये जान लो बेसिकली कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, किसी भी 2 एलिमेंट्स का मास सेम नहीं होता, ठीक है। तो अगर जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसको बेसिकली मूव करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगी। अगर कोई पार्टिकल हैवी है तो उसको डिफ्यूज़ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लोअर, ठीक है। फिर दूसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है, पार्टिकल्स को टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और ये जो रैंडम मूवमेंट है, अगर इसको मैं ज़्यादा एनर्जी दूँ तो रैंडम मूवमेंट बढ़ जाएगी, रैंडम मूवमेंट बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी। अब आओ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स पढ़ा हुआ, ये सब हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, बट ये यहाँ पे याद करो, आपसे छोटे छोटे सवाल 2-2 मार्क के सवाल पूछ सकते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके पार्टिकल्स अरेंजमेंट क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं। तो फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, हमें पता है ये चेंज नहीं कर सकता, ना अपनी शेप चेंज कर सकता है, ना अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड देम टुगेदर, सही है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक तरह से बॉन्ड्स नहीं बोलते हैं हम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। उनमें अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में इतनी होती है कि दे कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस, इसी वजह से इसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। खाली ओनली मूवमेंट दे मेक इज़ वाइब्रेशन, खाली जो वाइब्रेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होती, सही है। और दे आर अरेंज इन लैटस, ये जो इस तरीके से अरेंज्ड है रेगुलर पैटर्न्स में, तो उसको लैटस बोलते हैं इस अरेंजमेंट को। लिक्विड पे आओ, लिक्विड में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू सॉलिड्स, बाकी हैं अभी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, बट दे आर लेस देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड। बिटवीन पार्टिकल्स फिक्स वॉल्यूम होता है, बट फिक्स टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, क्योंकि फिक्स शेप नहीं होती। स्लाइड पास ईच अदर, यानी आपस में देखो थोड़े बहुत मिले हुए हैं, थोड़े बहुत अलग हो रहे हैं, हिल सकता है, लिक्विड हिल सकता है, तो द पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास ईच अदर। फिर
गैस का ना फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होती है। नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कोई भी इतनी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है कि हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसको भी रैंडम मोशन ही होता है ना, टकराते हैं, रीबाउंड होता है, बाउंस ऑफ ईच अदर होता है, रैंडम, बिल्कुल रैंडम मोशन होता है। सही है। अब देखो सॉलिड है, सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड में जाना है, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर है ना ये सारे, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर मुझे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से लिक्विड स्टेट में जाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं जो होगा सॉलिड को मेल्ट करूँगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलेंगे। फिर क्या होगा कि लिक्विड से अगर मुझे गैस में जाना है तो मैं उसको हीट करूँगी। पानी उबलता है ना, आप चूल्हे पे पानी चढ़ा दो तो वो गैस बन जाता है कुछ देर में, तो वो क्या होता है, वो एवेपोरेशन होती है या बॉइलिंग होती है। एवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में क्या फ़र्क है ये हम पढ़ेंगे, बट बॉइलिंग जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एवेपोरेशन किसी भी पॉइंट पे नहीं होती है। आप इस तरीके से देख लो कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद पडल्स होते हैं, सही है, सूरज निकल आता है, पडल्स होते हैं, बट सूरज जैसे ही निकलता है तो कुछ टाइम बाद जो पडल्स होते हैं पानी के वो गायब हो जाते हैं। क्यों, पानी बॉयल तो नहीं होता, लाइक सूरज जितना भी गर्म होगा, पानी इतना गर्म तो नहीं होगा कि ज़मीन पे पड़ा हुआ पानी 100 डिग्री तक चला जाए विदाउट एनी हीट, खाली डायरेक्ट सन की हीट आ रही है तो उससे बॉयल हो गया। तो विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि दे एस्केप दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये काम होता है, इस काम को हम एवापोरेशन बोलते हैं। सही है। एनर्जी देखो, एनर्जी क्यों, अगर मैं किसी भी चीज़ को, मुझे स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है, तो मुझे दोनों केसेस में हीट प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अब हीट, अगर मैं मेल्टिंग की एग्जांपल लूँ, आइस क्यूब मेल्ट हो जाती है, बट आइस क्यूब कहाँ से हीट ले रही होती है, सराउंडिंग से हीट ले रही होती है। इसी वजह से जो आइस क्यूब के सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो गिर जाता है, आपको फील होती है। आप आइस पे हाथ नहीं रखो, आइस के करीब भी हाथ रखोगे तो भी आपको टेम्परेचर जो है वो कम फील होगा, ठंडक महसूस होगी। तो वो क्यों होती है, क्योंकि इट टेक्स द एनर्जी, इट टेक्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो वहाँ पे हमें इतनी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। बट एक दफ़ा वो लिक्विड स्टेट में पहुँच गया तो जो हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज़ नॉट इनफ टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ब्रेक फ्री। सही है। तो उसके लिए फिर हमें हीट करना पड़ता है। जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचते हैं तो फिर वो गैस बन जाता है। हीट का काम क्या होता है, हीट का काम होता है टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उसको ओवरकम, अच्छा सॉलिड में ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, बट आप ये देखो लिक्विड में होती तो है ना, कम सही बट होती तो है ना, नेग्लिजिबल तो नहीं है ना। तो ये हमने थोड़ा सा कम किया है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, इसलिए कम हीट रिक्वायर्ड थी। फिर लिक्विड से जब गैस में जा रहे हैं तो लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और गैसेस में बिल्कुल भी नहीं है। सही है। तो जब ये बिल्कुल भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, अब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगी। सही है। फिर इसके बाद उल्टा वाइस वर्सा जब चलते हैं, गैस से हम लिक्विड में जाते हैं तो इसको टेम्परेचर कम करना बोलते हैं। सही है। गैस से जब लिक्विड में जाना होता है तब हमें इस्टेब्लिश करनी होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हम टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर लिक्विड बन जाता है, लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, हमें और ज़्यादा बढ़ानी होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हम फिर उससे एनर्जी ले लेते हैं, हम उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। सही है। फिर एक आता है, एक लास्ट स्टेट होती है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, सॉलिड से गैस, डायरेक्ट सॉलिड से गैस। आप इतनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो कि वो सॉलिड जो वो डायरेक्ट गैस बन रहा है, या तो आप इतनी एनर्जी उससे ले रहे हो कि वो गैस से सीधा सॉलिड जा रहा है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ज़रा देखो, रिकैप करते हैं, एक मिनट मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ और हम ज़रा देखते हैं। आप लोग देखो बस, यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड से जब लिक्विड जाएंगे तो लिक्विड वाला प्रोसेस कहलाएगा हमारा मेल्टिंग। लिक्विड से जब गैस जाएंगे तो वो वाला प्रोसेस होगा बॉइलिंग या एवेपोरेशन। गैस से जब लिक्विड जाएंगे तो वो कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड से जब सॉलिड जाएंगे तो वो फ्रीजिंग होगा। और एक और स्टेट चेंज पढ़ा है हमने जो नया है, आप लोगों ने शायद ही पहले पढ़ा हो, वो होता है सब्लिमेशन, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। ठीक है। अच्छा, फिर आता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व वही होता है, हमने क्या किया, हमने चार्ट बनाया, हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट में,
पहले हमने सॉलिड में लिया, ये देखो, और उसका टेम्परेचर भी नोट किया और टाइम, कितने टाइम के लिए आपने हीट किया वो भी नोट किया हमने। अब ये देखो, ये जो लाइन होती है ना इस तरीके से, पहली वाली लाइन, ये यहाँ पे अभी सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में है, ये वाटर का हीटिंग कर्व है, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये सॉलिड स्टेट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है -25, फिर -24, 23, 22, 21, फिर 0 पे पहुंच गया। अब जब ये 0 पे पहुंच जाता है ना तो आपकी लाइन जो है ये यूँ हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, यूँ हो जाती है। फिर इसके बाद ये जब मेल्ट हो जाती है, सारी आइस मेल्ट हो जाती है, लिक्विड बनता है, तो फिर लिक्विड को हीट करना पड़ता है। फिर जब वो 100 डिग्री पे पहुंचता है तब जाके हम उसको हीट करेंगे लगातार, तो वो गैस बनेगा। और फिर अब ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है कि गैस तो बन गया, बट गैस का जो वेपर है उसका भी टेम्परेचर राइज कर रहे हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो, यहाँ पे दो चीज़ें देखो। एक तो मेल्टिंग पॉइंट, मैं ये भी मिटा देती हूँ, ये मेल्टिंग पॉइंट था और ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, बट इन पे लाइंस जो हैं ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो गई हैं, सही है, वर्टिकल लाइंस नहीं रही। ये देखो, ये स्लैंट है, ये भी स्लैंट है, ये भी स्लैंट है। यहाँ सॉलिड हीट हो रहा था, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा था, या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा था, या गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा था, बट ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली एक, ये ले लो, ये वाली एक और ये वाली एक, यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट है पहला वाला और ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्यों वर्टिकल हैं? इवन तो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, ये इस तरीके के सवाल करेंगे। देखो, एनर्जी तो वैसे लगातार हम इस 0 से लेके 8 तक हम लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर ही रहे थे। यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे हम एनर्जी तो लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं बट टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? फिर इस पॉइंट पे ये स्लैंटिंग लाइन है, यहाँ पे भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर जब ये बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी अप्लाई हो रही है लेकिन आपका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो ये क्यों राइज नहीं हो रहा? इसकी दो वजह, इसकी एक ही वजह मैंने ऊपर बताई हुई है। अगर आप थोड़ा सेंस यूज़ करो, देखो यहाँ पे आपकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो रहे हैं। सॉलिड को हीट कर रहे हो, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन सॉलिड की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो तो नहीं टूट रही ना। जो बॉन्ड्स है, एक तरह से मैं बोल दूँ, बॉन्ड्स नहीं है बट बस समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको ओवरकम किया जा रहा है जब आपका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आप रीच कर रहे हो तब। उससे पहले तो नहीं हो रहा ना। अगर मैं सॉलिड को हीट कर रही हूँ, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूट रहे, वो सॉलिड फॉर्म में ही रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस मेल्ट जब हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट पे आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़े जा रहे हैं। तो एनर्जी इस पॉइंट पे एनर्जी इज़ नॉट यूज टू राइज द टेम्परेचर, इट इज़ यूज टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पॉइंट्स पे। अब एक और सवाल, ये देखो फोर्सेस, ये वाली जो लाइन है, बॉइलिंग पॉइंट की लाइन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट की लाइन से ज़्यादा बड़ी है। तो फिर वजह आती है क्यों, सवाल आता है क्यों। तो इसका जवाब क्या होगा, इसकी वजह क्या होगी कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लिक्विड में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लेकिन होती हैं तो ज़्यादा चेंज नहीं आया। स्ट्रॉन्ग से वीक में ज़्यादा चेंज नहीं आया कंपेयर टू जब वीक से आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी और आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। इस वजह से ये वाली लाइन जो है वो ज़्यादा लंबी है। ये पढ़ लो एक दफ़ा, वाई इज़ देयर नो चेंज इन टेम्परेचर एट 2.3 टू 7.2 सेकेंड्स। 2.3 ये बेसिकली ये वाली बात कर रहा है। तो हीट इज़ कॉन्स्टेंटली बिंग प्रोवाइडेड बट देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज। वही बात है कि आप एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हो बट टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हीट इज़ या एनर्जी इज़ नॉट यूज टू राइज टेम्परेचर, रेज टेम्परेचर, इट इज़ यूज टू ओवरकम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज द स्टेट। इस पॉइंट पर, अच्छा अब पूरा खाली कर दूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो, अब यहाँ पे सॉलिड होगा खाली, इस पॉइंट पे सॉलिड भी होगा, स्टेट और लिक्विड भी होगा, सही है, सॉलिड और लिक्विड दोनों होगा। इस पॉइंट पे खाली लिक्विड होगा, इस पॉइंट पे लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, सही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली और खाली आपका गैस होगा, सही है। आगे बात समझ, ये हीटिंग कर्व था। यहाँ टेम्परेचर सॉलिड से रेस कर करके हम लिक्विड पे पहुँच जाते हैं, स्टेट चेंज कर दिया हमने, सही है। अब ये आता है लिक्विड, 1 मिनट, हाँ ये आता है लिक्विड। ये हीटिंग कर्व पढ़ा था, अब कूलिंग कर्व पढ़ रहे हैं। कूलिंग कर्व बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यहाँ से देखो, द ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस एट इट इज़ कूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स। द सब्सटेंस इज गैस एट द स्टार्ट। इस पॉइंट पे ये गैस है, फिर ये देखो कूल हुआ,
फिर ये पॉइंट आया, फिर ये कूल हुआ, फिर ये पॉइंट आया और फिर ये कूल हो रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? ये वाला पॉइंट। अच्छा अब देखो, पहले मेल्टिंग फिर बॉइलिंग हीटिंग कर्व में आता था, ये कूलिंग कर्व है। यहाँ पे पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट एक ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। तो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सही है। ये गैस था, कंडेंस हुआ, यहाँ पे इसका स्टेट सॉलिड भी सॉरी इसका स्टेट लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। फिर यहाँ पे ये खाली लिक्विड होगा, फिर ये सॉलिड भी होगा और ये लिक्विड भी होगा, और फिर ये सॉलिड को भी कूल कर रहे हैं। अच्छा, which letters S, T, V, W, X, Y और Z shows when the particles and substance have the most kinetic energy? तो most kinetic energy होती है गैसेस में, जब वो गैस स्टेट में होता है। तो और गैस स्टेट में भी यहाँ पे भी टी दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। एस में क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये मैं एस लिख देती हूँ। द पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस आर फर्दर अपार्ट, तो ये भी एस हो जाएगा। सही है। द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज बोथ गैस एंड अ लिक्विड, गैस भी है और लिक्विड भी है। अब ये देखो, ये टी हो जाए, ये टी नहीं होगा, ये वी हो जाएगा। यहाँ पे गैस भी है और यहाँ पे लिक्विड भी है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इट्स अराउंड 145 कर लो, 145 कर लो, हाँ यूँ कर लो, या इसका अराउंड रेंज दी होगी यूजुअली आपको आंसर्स में। नेम द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, तो ये भी हमने पढ़ा है, क्या था? सब्लिमेशन। वेरी गुड। अच्छा जी, अब व्हेन द स्मोक इज viewed through microscope, the smoke particles in air appear to jump around. What term describes the motion movement of the smoke particles? तो हमें पता है कि वो रैंडम मोशन है, और इस रैंडम मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। रैंडम मूवमेंट है, इसको कर दो रैंडम मूवमेंट, और इसको हम फिर बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मोशन कहते हैं। वो एक्सप्लेन वाई द स्मोक पार्टिकल्स मूव इन दिस वे, तो रैंडम मोशन होती है। द पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड बाउंस ऑफ इन रैंडम डायरेक्शंस। मैं लिख नहीं रही, मैं एक बार वापस बता देती हूँ कि इट इज़ ड्यू टू द रैंडम नेचर ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स bombard with each other, या क्या कहते हैं, they hit each other and collide with each other and bounce off in random directions। ठीक है, हाँ ये लास्ट चीज़ है। हाँ लास्ट चीज़, ये एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, ये वाला एक्सपेरिमेंट याद कर लो तो अच्छा है, बाकी आगे जाके आपको समझ आ ही जाएगी। जब केमिस्ट्री के एंड में पहुंचोगे तो ये लॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, बट अभी के लिए पढ़ लो खाली। एक्सपेरिमेंट फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन, हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है मास और एमआर। ये याद कर लो, रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास एमआर और एक टेम्परेचर। एक मास एमआर और एक टेम्परेचर। सही है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, अगर तो आप लोग फेमिलियर नहीं हो उससे कंपाउंड के नाम वगैरह से, तो इट्स ओके। यहाँ पे ये वाला 2 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया का फार्मूला NH3 है, और क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये दोनों अमोनिया और HCl जब रिएक्ट करेंगे ना तो एक वाइट स्मोक फॉर्म होगी। वाइट स्मोक, अब यहाँ पे मैंने ये रख दिया और यहाँ पे मैंने HCl हाइड्रोजन क्लोराइड रख दिया, और ये दोनों कॉटन में डिप्ड सॉल्यूशन, जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl का सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉटन को डिप किया और कॉटन को यहाँ पे रख दिया, फिर अमोनिया का सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉटन को डिप किया और वो वाली कॉटन यहाँ पे रख दी। और जब इनके वेपर्स जो रिएक्ट करेंगे ना, जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे रिएक्ट करेंगे ना, तो एक वाइट स्मोक फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का रिएक्शन होगा। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पे कि क्या बनेगा, क्या रिएक्शन होगा, बस ये जान लो कि एक वाइट स्मोक फॉर्म होगी। अब ये वाइट स्मोक होती क्या ये छोड़ दो, कहाँ फॉर्म होगी बात हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टिकल्स किसके हैवी हैं या किसके पार्टिकल्स लाइट इन वेट है। जिसके पार्टिकल्स लाइट इन वेट होंगे उससे दूर फॉर्म होगा वाइट स्मोक, क्योंकि उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा ना, और जो आपका हैवी होगा उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वो उसके वाइट स्मोक उस चीज़ के करीब फॉर्म होगा। अब यहाँ पे HCl का मास 36.6 है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, और अमोनिया का मास जो है वो 17 है।
सही है। किलोग्राम ग्राम ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसे MR जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। 36.6 और 17 है। नंबर्स आपने पढ़े हैं, 17 कम है, 36.6 ज़्यादा है, HCl हैवी है। तो अब ये जो वाइट स्मोक है ना, ये वाला वाइट स्मोक, ये कहाँ फॉर्म होगा, किसके करीब फॉर्म होगा, ये होगा आपके HCl के करीब फॉर्म। क्यों? क्योंकि HCl के पार्टिकल्स हैवी हैं, और हैवी पार्टिकल्स ने कम ट्रैवल किया होगा, और जो आपके लाइट पार्टिकल्स हैं, जो HCl के अमोनिया के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया होगा, और इस पोजीशन पे वो दोनों मिले होंगे, आपस में रिएक्ट किया होगा उन्होंने, और आपकी वाइट स्मोक फॉर्म हो गई होगी। ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। होपफुली इतना हार्ड नहीं है, हमने सारी बेसिक्स पढ़ी हुई है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड। मैं अगला चैप्टर जितना जल्दी हो सकेगा अपलोड कर दूँगी। ठीक है।